वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओनी क्लासेस। सो वेट इज़ ओवर। आप सभी की क्लास 11th की फिजिकल एजुकेशन की जो वीडियो है यानी कि चैप्टर 10 जो है आपका, उसकी एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ मैं आज। तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? खेल कूद में परीक्षण और डोपिंग। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि इस चैप्टर में से आपके क्वेश्चंस जो थे वो मैंने देखे थे काफ़ी सारे, जो सीबीएसई ने अपना प्रैक्टिस पेपर डाल रखा है उसमें। तो हाँ, बता दूं कि आज या कल मैं आपके उस प्रैक्टिस पेपर का सॉल्यूशन भी लेकर आ जाऊंगी क्योंकि सीबीएसई ने उसका कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया है, ओनली प्रैक्टिस पेपर दिया है हमें। तो उसका सॉल्यूशन करना बहुत ज़रूरी है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, पिछले साल टर्म 1 में जब मैंने आपके लिए एमसीक्यूज डाले थे, प्रैक्टिस पेपर डाला था सीबीएसई का जो टर्म 1 के लिए उन्होंने प्रोवाइड किया था, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो थे वो देखने को मिले थे, जो कि मैंने आप सभी को बताया था कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड सेम एज इट इज़ काफ़ी क्वेश्चंस उस तरीके के आए थे आपके फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में। तो हो सकता है कि अब आपके टर्म 2 में भी उसी तरीके के क्वेश्चंस आ जाएं, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि बिल्कुल ही उसी तरीके के आएंगे। हो सकता है ऐसा। और एक और चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर कि अगर आपको इस चैप्टर 10 के अलावा जितने भी चैप्टर्स की वीडियो चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, फटाफट से जाकर उन्हें चेक करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, चैप्टर 4, 5, 6 ये तीनों ही चैप्टर करा रखे हैं। एंड आपका चैप्टर 9 एंड 10 बचा हुआ है, तो 10 आज हम कर लेंगे और 9 की भी मैं जल्द से जल्द वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट इसमें टॉपिक आता है कि जो खेल परीक्षण है इसका अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। जैसा कि आप सभी को यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो वर्ड पता चल गया, यानी कि हम किसी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं या फिर हम किसी को ट्रेनिंग देते हैं, तो उसके बारे में हमने पढ़ना है कि जो स्पोर्ट्स है उसमें ट्रेनिंग का अर्थ क्या होता है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है परीक्षण का अर्थ है व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना, परंतु शारीरिक शिक्षा में इसका शब्द का खास और गहरा अर्थ होता है। जैसा कि आप सभी ने यहाँ पे देखा कि जो परीक्षण है उसका अर्थ होता है व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना, लेकिन जो हमारी फिजिकल एजुकेशन है उसमें उसका और भी ज़्यादा डीप में मीनिंग निकल के आता है। तो क्या है वो? परीक्षण विधियाँ खेल प्रदर्शन को सुधारने के वैज्ञानिक और कर्मानुगत तथ्यों पर आधारित दीर्घ अवधि के कार्यक्रम होते हैं। जैसा कि आप सभी ने सुन रखा है कि जब हम कोई भी गेम खेलते हैं या फिर किसी गेम के लिए हम बाहर जाने वाले हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं, नेशनल लेवल पर खेलते हैं, तो उसके लिए हमें ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है? ताकि जो गेम हम खेल रहे हैं उस गेम में अगर हम कोई भी छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं तो उन्हें हम सुधार सकें, वो भी एक सीक्वेंस में, कर्म जो कर्म है उसके अनुसार उसको सुधार सकें। ठीक है, सीक्वेंस में सुधार सकें। ऐसा ना हो कि पहले हम कुछ कर रहे हैं फिर हम कुछ कर रहे हैं। जो ट्रेनिंग होता है, जो ट्रेनर होता है, वो हमें हर एक चीज़ का सीक्वेंस की तरह हमें समझाता है। तो अगर हम स्पोर्ट्स में अगर हम जा रहे हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा होती है। और ऐसा नहीं है कि ये छोटे ही लेवल पर आ जाते हैं, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि हम 2 दिन सीखेंगे और हमें पूरा गेम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे इन्होंने कहा है दीर्घ अवधि। दीर्घ अवधि का अर्थ होता है कि बहुत लंबे टाइम तक जब हम सीखते हैं उसके बाद हमें ये जो गेम है वो आता है। इसका एक एग्जांपल लूँ तो जैसे कि हम क्रिकेट देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं अपने टेलीविज़न पर, टीवी पर, तो जो क्रिकेट की टीम होती है इंडिया की, उसमें जब हम देखते हैं कि इतने सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे और इतना अच्छा अच्छा वो खेलते हैं, तो क्या वो उस मैच के लिए प्रैक्टिस नहीं करते हैं? क्या उन्होंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है? नहीं। जो भी हमारे क्रिकेटर्स होते हैं वो सारे के सारे ट्रेंड होते हैं, पहले से उन्होंने ट्रेनिंग ली होती है अपने कोच से। और जो भी अगर वो मैच खेलने जा रहे हैं, सपोज करो अगर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच कल है, सपोज करने के लिए कह रही हूँ, मानने के लिए कह रही हूँ, तो जो इंडिया होगी वो कम से कम उस मैच की 1 महीने पहले से तैयारी करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया वाले भी करते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल के थ्रू आपने समझा। उसके बाद साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि ये खेलकूद में सामान्य और विशेष क्षमता बढ़ाने की विधियां हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो जो खेल कूद है उसमें सामान्य और जो विशेष क्षमताएं होती है उसको बढ़ाने की, यानी कि उसको इंक्रीज करने की विधि होती हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमें नेक्स्ट देखना है अपना, यहाँ पे देखो ये कुछ जो हमारे साइकोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने अपने जो डेफिनेशंस है वो लिख रखा है, तो आप इनमें से किसी को भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद है हमारी खेल परीक्षण की धारणाएं। तो खेल परीक्षण की धारणाएं क्या क्या हैं हमारी, हमें ये देखना है। ठीक है, सबसे पहली होती है तैयारी की अवधि, यानी कि तैयारी की हम जो भी अवधि में जिस
टाइम में हम अपनी जो तैयारी है वो कर रहे हैं उसके किस तरीके से चरण जो है वो होने चाहिए। उसके बाद आती है प्रतिस्पर्धा की अवधि, और यानी कि प्रतिस्पर्धा मीन्स कंपटीशन की अवधि, और फिर आती है बदलाव यानी कि कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है उसकी अवधि। तो सबसे पहले देखेंगे तैयारी की अवधि में क्या होता है। इसका पहला चरण होता है मूल अंगों तथा मूल कुशलताओं का विकास, यानी कि जो हमारे मूल अंग हैं प्लस में जो हमारी मूल जो कुशलताएं हैं यानी कि जो हमारे अंदर बेसिक स्किल्स हैं उनका विकास करना, उनको विकसित करना। अगर हम कोई भी परीक्षण ले रहे हैं, खेल परीक्षण हम ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उस टाइम पे हमारी तैयारी का पहला चरण यही होता है। फिर सेकंड इन्होंने बताया कि दूसरा चरण विशिष्ट अंगों तथा प्रगतिशील कुशलताओं का विकास करना है, यानी कि फर्स्ट में हमने बेसिक चीज़ें करी थी, इसमें हम लेवल को बढ़ा देंगे विशिष्ट अंगों का यहाँ पर, प्लस में जो प्रगतिशील कुशलताएं होती हैं यानी कि जो चलती रहती हैं, जो हमारे अंदर स्किल्स होती हैं, बेसिक स्किल्स करी थी हमने फर्स्ट में, इसके बाद हम प्रगतिशील जो स्किल्स हैं उनको इस सेकंड में देखेंगे। उसके बाद फिर होता है तैयारी का तीसरा चरण। तैयारी का तीसरा चरण कौन सा होता है आपका, ये होता है युद्ध कौशल का विकास, यानी कि किस तरीके से हमें अपना जो युद्ध है उसको करना चाहिए, पूरा उसमें सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका, हाँ उसके बाद है हमारा प्रतिस्पर्धा की अवधि में हमारा फर्स्ट होता है प्रतिस्पर्धा का पहला चरण गलतियों में सुधार के साथ अभ्यास मैच, यानी कि अगर हम कंपटीशन के लिए परीक्षण ले रहे हैं तो उसमें सबसे पहला चरण हमारा ये आएगा कि हमें अपनी गलतियों में सुधार करना है। जो भी हम गलती कर रहे हैं उस खेल को खेलते समय उसमें सुधार करना है। सेकंड हमें उस मैच का अभ्यास भी करना है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा चरण है इसका मूल्यांकन तथा प्रेरणा के साथ असली मैच, यानी कि आपको मूल्यांकन करना है कि आपका प्रोग्रेशन कितना हुआ है, अपने आप को खुद से नापना है कि मैंने पहले कैसा खेला था अब कैसा खेला। जैसे कि हम देखते हैं ना कि अगर हम क्लास में यूनिट टेस्ट देते हैं तो उसमें कभी हमारे 20 मार्क्स आ गए, कभी 18 आ गए, कभी 15 आ गए, तो हमें अपनी प्रोग्रेशन पता चलती रहती है कि हमारे इतने मार्क्स आए हैं तो मेरा पढ़ाई जो है, मेरी जो इतनी पढ़ाई मैंने की थी वो सक्सेस हो गई, ऐसा हम सोचते हैं, या फिर ऐसा सोचते हैं कि हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो सेम वही थिंग है यहाँ पर। देखो फिजिकल एजुकेशन को ना अपनी लाइफ से जोड़ते हुए चलोगे तो कभी भी मुश्किल नहीं होगी पढ़ने में। सेकंड उन्होंने बताया कि असली मैच खेलकर देखना है, यानी कि इस तरीके से अपने मैच को असलियत में खेलो, ऐसा ना लगे किसी को भी ये प्रैक्टिस कर रहा है, मीन्स असलियत में जो हम मैच खेलते हैं उस तरीके से खेलो। उसके बाद फिर है बदलाव की अवधि आपकी, जो बदलाव की अवधि यानी कि चेंजेस की जो हमारी अवधि होती है, बदलाव मीन्स चेंजेस। तो इसमें क्या है, मनोरंजक खेल के लिए आराम का अवसर, यानी कि अगर हम कोई भी खेल खेल रहे हैं तो अगर हम उस टाइम पे थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं करते, आराम नहीं करते, तो क्या होगा, हमारा उस गेम से इंटरेस्ट हट जाएगा। कभी ऐसा करके देखा है कि आप 1 घंटे तक क्रिकेट खेल रहे हो और उसके बाद फिर मन करे नहीं अभी तो आराम की बहुत ज़रूरत है, बॉडी को बहुत ज़रूरत होती है, माइंड को बहुत ज़रूरत होती है, तो इसीलिए टाइम टाइम पर हमें थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा ब्रेक जो है वो लेते रहना चाहिए, जिससे कि हमारा जो इंटरेस्ट है वो खेल में बना रहे। फिर सेकेंड है मिलते जुलते खेल के लिए आराम के अवसर, यानी कि कुछ जो मिलते जुलते खेल होते हैं वो खेल कर हम जो आराम है उसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये अभी आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा थक गए हैं, उसके बाद क्या करें, थोड़ा सा ऐसे ही मतलब हाइड एंड सीक खेल लें, बैठ जाएं, थोड़ी रस्सी कूद लें, ठीक है, और थोड़ा घूम फिर लें। इस तरीके से अगर आप करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो फ्रेश हो जाएगा दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट फिर अब हमें देखना है कि जो खेल है, हमारा खेल परीक्षण जो है, 1 सेकेंड, हमारा जो खेल परीक्षण है उसके सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, जो प्रिंसिपल्स होते हैं खेल परीक्षण की वो हमें देखने हैं। तो फर्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत का अर्थ क्या है, यानी कि हमें कभी भी अपने जो ट्रेनिंग है उसको बीच में रोकना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज ट्रेनिंग के लिए गई हूँ, ठीक है, और कल मैं छुट्टी मार लेती हूँ कि नहीं अभी मेरा मन नहीं है मैं नहीं जाऊँगी, तो ऐसा नहीं करना है, हमें हर दिन निरंतरता हमें इसको फॉलो करते हुए चलना है। फिर अति भार का सिद्धांत, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप क्या करें, आप जैसा आपने आज किया वैसा ही आप 1 हफ्ते बाद भी वही सेम कर रहे हैं, तो वो गलत होगा। 1 हफ्ते बाद आपको अपने लेवल को बढ़ा लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है व्यक्तिगत भेद का सिद्धांत। व्यक्तिगत भेद के सिद्धांत का अर्थ क्या है, यानी कि आप सभी ने देखा है हर मनुष्य विशिष्ट होता है, अपने आप में विशेष होता है, अलग होता है, उसके अंदर हर कौशल अलग होते हैं, स्किल्स अलग होती है, सीखने की पावर अलग होती है, क्षमता अलग होती है।
तो उसके लिए व्यक्तिगत का सिद्धांत भी होना चाहिए, यानी कि अगर मैं जो हूँ, अगर मैं थोड़ा आराम से सीख रही हूँ और जो मेरे साथ दूसरा पर्सन खेल रहा है वो थोड़ा जल्दी सीख रहा है, तो उसमें हमें ऐसा कुछ देखना नहीं है। मतलब कि हम अपना जो है, हमें अपने अनुसार जितना हम कर सकते हैं हमें उतना करना है, और ऐसा कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि हमें उसके जितना करना है फिर उससे ज़्यादा करना है, नहीं। ऐसी मन में भावना होनी चाहिए, लेकिन व्यक्ति जो है वो सभी के अंदर अलग अलग जो क्षमताएं हैं वो होती हैं। उसके बाद फिर है सामान्य व विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, यानी कि आप सामान्य तैयारी भी करें और उसके बाद आप विशिष्ट तैयारी भी करें। विशिष्ट तैयारी का मतलब है कि जो सामान्य आपने बेसिक करी है उससे थोड़ा सा लेवल ऊपर बढ़ाकर करें। उसके बाद है प्रगति क्रम का सिद्धांत, यानी कि आप कुछ भी अगर ट्रेनिंग में सीख रहे हैं किसी भी गेम के लिए तो वो आपका सीक्वेंस के साथ होना चाहिए, क्रम अनुसार होना चाहिए। फिर है विशिष्टता का सिद्धांत। विशिष्टता का सिद्धांत वही है कि जिसमें आप क्या करें, अलग अलग जो गेम है, अलग अलग जो तकनीक हैं अलग अलग, उनको सीखें, समझें। जो तकनीक होती है कि किस तरीके से हमें इस गेम को, इस ट्रिक को और अच्छे से फॉलो करना है, वो चीज़ें। उसके बाद है विविधता का सिद्धांत। विविधता यानी कि अलग अलग चीज़ें बहुत सारी होती हैं, तो आपको अलग अलग तरीके से सीखना है। समझ में आ गई बात। फिर है गरमाने व ठंडा होने का सिद्धांत, यानी कि कूल डाउन और वार्म अप का सिद्धांत। यानी कि अगर आप कोई भी गेम खेल रहे हैं या फिर आप छोटी मोटी कोई एक्सरसाइज ही कर रहे हैं घर पर, तो आपने सुना होगा कि हमें एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप कर लेना चाहिए, यानी कि अपने शरीर को गरमाने देना चाहिए, गरमा लेना चाहिए। जैसे कि छोटी मोटी कुछ स्ट्रेचिंग करके, थोड़े हाथ पैरों को ऐसे ऊपर नीचे मोड़ के खड़ा होना, और अपनी कमर को थोड़ा सा बेंट करके फिर उठना, इस तरीके के अगर हम करते हैं, थोड़ी सी जॉगिंग कर लेना, ठीक है, इसको कहते हैं गरमाने का सिद्धांत। फिर ठंडा करने का, यानी कि कूल डाउन, यानी कि जब हमने एक्सरसाइज कर लिया तो उसके बाद हमें रिलैक्स हो करना है अपनी बॉडी को, यानी कि वो थक तो गई है लेकिन उसको थोड़ा सा रिलैक्स करना है। तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा अपनी कमर को बेंट कीजिए, नीचे की तरफ झुकिए और फिर अपने हाथों को नीचे की तरफ से लहराइए दोनों साइड। तो क्या होगा, उससे हमारा जो थकावट है वो दूर होती है, ठीक है। उसके बाद है आराम तथा पुनः शक्ति प्राप्त करने का सिद्धांत, यानी कि आराम भी करें और फिर उसके बाद क्या करें, दोबारा से अपने जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो खेल रहे हैं, उसको दोबारा से स्टार्ट कर दें। तो ये सारे आपके प्रिंसिपल्स थे, काफ़ी इजी थे, अब आप खुद से बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद है गरमाना, यानी कि वार्म अप क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या है, गरमाना एक कम अवधि की गतिविधि होती है जो कि किसी भी गंभीर एवं निपुणतापूर्ण गतिविधि करने से पहले की जाती है। व्यायाम से पहले वार्म अप करना ज़रूरी होता है। इससे 10 मिनट के हल्के व्यायाम जैसे धीमी दौड़, खाली हाथ कुछ व्यायाम एवं मांसपेशियों का खिंचाव करना आदि शामिल हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, और ये करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर अभी हमें देखना है कि जो गरमाना है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो उसके 2 प्रकार होते हैं, सामान्य गरमाना और विशिष्ट गरमाना। सामान्य गरमाने का अर्थ क्या होता है, देखो बेसिकली आपका एग्जाम होगा उसमें आपसे इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकते हैं, बाकी ये जो नीचे दिया हुआ है इसमें इतना नहीं पूछेंगे, तो इसको इतना डीप में नहीं जाना है, ठीक है। तो आपका जो सामान्य गरमाना होता है, सामान्य गरमाना क्या होता है, सामान्य गरमाने के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, जैसे कि मान लो आप अगर 10 मिनट की रेस करने वाले हैं, ठीक है, दौड़ने वाले हैं 10 मिनट बहुत तेज़, ठीक है, तो उससे पहले आपको क्या करना है, थोड़ा सा वार्म अप करना है। उसके बाद अगर दूसरा एग्जांपल लूँ तो अगर आपको कोई मैच खेलना है, फॉर एग्जांपल फुटबॉल का मैच खेलना है, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा गरमाना पड़ेगा। अगर आपको अपने घर में एक्सरसाइज ही करनी है वेट लॉस से लेकर, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा गरमाना पड़ेगा। अब ये सारे के सारे चीज़ों में क्या हुआ, हमें वार्म अप करनी पड़ी। मैंने 3 अलग अलग एग्जाम्पल्स लिए, तो इसमें हम सामान्य गरमाना कर रहे हैं, यानी कि जितने भी हम अपने व्यायाम करते हैं, खेल करते हैं, कूदते हैं, खेलते हैं, जो भी कुछ करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उससे पहले जो गरमाना यानी कि जो वार्म अप हमें करनी होती है उसको हम सामान्य गरमाना कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सामान्य गरमाने का अर्थ है कि हम किसी भी व्यायाम में, खेल में और मैचेस में, ठीक है, इन सभी में जो हम गरमाना कर रहे हैं उसको हम सामान्य गरमाना कहते हैं, ठीक है, बेसिक गरमाना कहते हैं, जो कि हम हर किसी में कर सकते हैं। लेकिन विशिष्ट गरमाना क्या होता है, ये एक विशेष चीज़ के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल विशिष्ट गरमाने का अर्थ होता है कि जो सामान्य गरमाना है ना, उससे हटकर, यानी कि उससे बड़ा लेवल होकर और किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए करना। अगर मुझे मैच खेलना है तो उसके लिए विशिष्ट गरमाना अलग होगा, अगर मुझे दौड़ना है तो उसके लिए अलग होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम कुछ उपकरणों का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसकी कुछ मशीन्स का, जैसे आपने दिख रखा है जिम में लगी हुई होती है मशीन्स, तो उनका इस्तेमाल करते हैं विशिष्ट गरमाने के लिए।
उसके बाद जो सामान्य गरमाना है उसके अंदर वार्मिंग अप के अंदर ये मनोवैज्ञानिक वार्मिंग अप और शरीर क्रियात्मक वार्मिंग अप आ रहा है। फिर शरीर क्रियात्मक वार्मिंग अप के अंदर आ रहा है सक्रिय वार्मिंग अप एंड निष्क्रिय वार्मिंग अप, एंड जो सक्रिय वार्मिंग अप है उसके अंदर सामान्य वार्मिंग अप और विशिष्ट वार्मिंग अप। तो जो ये है इसके बारे में इतना आपसे डिटेल में कुछ नहीं पूछा जाएगा, तो ज़्यादा इसको ध्यान में नहीं चल कर रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका शीतलीकरण मीन्स क्या है, कूलिंग डाउन, यानी कि कूलिंग डाउन में क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमें अगर हमने एक्सरसाइज कर ली है तो उसके बाद आपको कूल डाउन भी करना है, अपने बॉडी को रिलैक्स फील करवाना है, तो उसी को कहते हैं कूल डाउन, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका है, अब हम पढ़ेंगे कि जो निपुणता है, कौशल, तकनीक और शैली है ये क्या होती है। तो सबसे पहले हमें निपुणता पढ़ना है। निपुणता का और कौशल जो है वो दोनों एक ही होते हैं। निपुणता और कौशल यानी कि एक बंदे के अंदर क्या है, एक स्पेसिफिक जो स्किल है वो है। जैसे कि मान लो किसी के अंदर डांसिंग की है तो किसी के अंदर सिंगिंग की है, किसी के अंदर ड्राइंग की है तो किसी के अंदर ज़्यादा पढ़ने की है, किसी के अंदर बहुत ज़्यादा भागने की है तो किसी के अंदर बिल्कुल ही एनर्जी नहीं है और वो क्या कर सकता है, वो खाना ज़्यादा खा सकता है। ऐसे होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, खाने के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, देख रखा है। तो इसी को कहते हैं। निपुणता को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है कि एक एथलीट को सीखने की योग्यता की अधिकतम स्थिरता एवं क्षमता को उपयुक्त परिमाण तक लेना, यानी कि जो एक एथलीट है उसकी जो सीखने की योग्यता है और उसकी जो अधिकतमता जो स्थिर है, उसकी स्थिरता है एवं जो क्षमता होती है उसको क्या करना, उसको उपयुक्त परिणाम तक लेकर जाना, यानी कि जहाँ तक वो जा सकता है वहाँ तक उसको लेकर जाना, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है तकनीक, यानी कि टेक्निक्स। टेक्निक्स हमारी क्या होती हैं, तकनीक का अर्थ किसी कार्य को वैज्ञानिक विधि से करना है, यानी कि वैज्ञानिक विधि से करना है तकनीक को। अब क्या है इसमें, अभी पढ़ते हैं। इस प्रकार कार्य करने की विधि वैज्ञानिक सिद्धांत तथा लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होती हैं। ये किसी खेल प्रतियोगिता की मुख्य क्रिया है। अंत में हम कह सकते हैं कि तकनीक किसी कौशल को करने की विधि है, यानी कि अगर हम कोई भी कौशल कर रहे हैं तो उसको करने की विधि को हम तकनीक कह सकते हैं। बोलते हैं ना कि इस चीज़ की टेक्निक ना ये होगी, इस चीज़ की तकनीक ये होगी, इस तरीके से हम बोलते हैं, तो उसी से रिलेट करके चल सकते हैं। फिर है शैली। शैली मीन्स स्टाइल। क्या है, यह है कार्य करने की विधि जो किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्वरूप से संबंधित होती है, उसे शैली कहते हैं। यानी कि जो कार्य करने की विधि होती है जो कि किसी स्पेसिफिक, किसी विशेष व्यक्ति अथवा स्वरूप से संबंधित हो, वो क्या होती है, वो होती है शैली, ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा इस प्रकार की विधि वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित हो सकती है और नहीं भी। वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती है, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि उस पर आधारित ही हो, ठीक है। उसके बाद है शैली एक व्यक्ति, इसीलिए प्रत्येक खिलाड़ी अपनी विशिष्ट मन संबंधी शारीरिक जैविक क्षमताओं के कारण अलग अलग तरीके की तकनीक समझता है या महसूस करता है। अब जो व्यक्ति है, हर प्रकार का व्यक्ति अलग अलग होता है, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ भिन्नताएं होती हैं जो उसकी विशेषताएं भी बन जाती हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो अलग अलग प्रकार की विशेषताएं होती हैं उसको समझना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के अंदर हम एक टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। एक तकनीक अगर हम एक व्यक्ति के अंदर लगा रहे तो ज़रूरी नहीं है कि 10 व्यक्तियों के अंदर वो ही टेक्निक काम कर जाएगी, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। तो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग लगेगी, ठीक है। इसी को उसकी शैली कहा जाता है, यानी कि इसी को उसका स्टाइल जो है वो कहा जाता है। उसके बाद आपका जो चैप्टर है उसका मेन पॉइंट आ जाता है। देखो पहले क्या था, जो डोपिंग था आपका चैप्टर वो एक अलग से चैप्टर था, यानी कि अभी आपका मर्ज किया गया है, मिलाया गया है। आपका चैप्टर 10 चैप्टर में आपका मिला दिया गया है, खेल कूद वाले में ही उसमें डोपिंग मिला दिया गया। लेकिन पहले जो डोपिंग था उसका एक अलग चैप्टर था, बहुत बड़ा सा था वो चैप्टर, तो अब उसको काट दिया गया, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। आपको अभी वो सपोर्ट मटेरियल में देखने को भी मिले नहींगा, पहले के सपोर्ट मटेरियल में देखेंगे तो शायद मिल जाए, ठीक है। तो डोपिंग क्या होता है, बहुत आसानी से अभी समझो। डोपिंग का अर्थ वो होता है, आपने देख रखा है इतने सारे ओलंपिक्स होते हैं हमारे, हर 4 साल में होते हैं ओलंपिक्स, पैरा ओलंपिक्स, विशेष ओलंपिक्स और इंटरनेशनल ओलंपिक बाहर के लेवल पर होता है, ठीक है। और अभी भी हुआ था, आई थिंक इस साल हुआ था, हाँ नहीं पिछले साल हुआ था, अगस्त में हुआ था, हाँ अगस्त में हुआ था, 2021 में हुआ था ओलंपिक, जो कि 2020 के नाम का कराया गया था कोविड-19 की वजह से। तो क्या रहा था ओलंपिक में, क्या होता है कि अगर जो एथलीट्स हैं
वो वहाँ पर कंपटीशन करने जा रहे हैं। तो अगर एथलीट्स कोई ऐसी नशीली पदार्थ खा लेते हैं या फिर कुछ ऐसी दवाई खा लेते हैं जिससे कि वो काफ़ी स्ट्रोंग हो जाए दूसरों के मुकाबले, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ताकत आ जाए, तो उसे हम कहते हैं डोपिंग, यानी कि उसने डोपिंग का सेवन किया है। ठीक है। जब एथलीट प्रतिपादित पदार्थ या फिर विधियों का प्रयोग करके अपना खेल में प्रदर्शन बढ़ाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे डोपिंग कहते हैं। तो बहुत सिंपल है डोपिंग, कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। फॉर एग्जांपल नशीली दवाएं, स्टेरॉइड्स, इसी तरीके की। ठीक है। उसके बाद है डोपिंग की अवधारणा क्या होती है। डोपिंग शब्द वह शब्द है जो खेल के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है जब एथलीट अपने खेल के प्रदर्शन को गलत तरीके से सुधारने के लिए तकनीकों और निषिद्ध पदार्थों का उपयोग करते हैं। सामान्य तरीके से जो डोपिंग का प्रयोग होता है खेल में किसी व्यक्ति द्वारा अपने प्रतिद्वंदी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ या तरीके। अब आपने कभी ऐसा सुना या फिर कभी ऐसी न्यूज़ सुनी है? एक बार ऐसा हुआ था कि ओलंपिक्स में क्या हुआ, एक जो एथलीट था हमारा, मेरे को उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है, क्या हुआ था, एक एथलीट था हमारा, वो ओलंपिक खेलने के लिए गया। तो क्या हुआ उस टाइम पर, उसको क्या कर दिया गया, उसने बहुत मेहनत की, 4-5 साल उसने खूब अच्छे से मेहनत की अपने ओलंपिक के लिए कि वो अच्छे से उसको खेलेगा। तो क्या हुआ, जैसे ही जिस दिन आया उसका ओलंपिक वाला डे, उस दिन उसके खाने में क्या मिला दिया गया, ये डोपिंग जो है वो मिला दी गई, यानी कि जो नशीली जो दवाएं हैं या फिर जिससे जो हमारे अंदर ताकत आ जाती है वो उसके अंदर मिला दिया गया। जिससे कि जब वो ओलंपिक खेलने गया, वहाँ पर सेंटर पर पहुँचा जब वो वहाँ पे, तो ओलंपिक खेलने से पहले वहाँ पे चेकिंग होती है, जितने भी एथलीट्स होते हैं सभी का मेडिकल चेकअप होता है। उससे उन्हें पता चलता है कि किसी एथलीट्स ने कोई ऐसी नशीली दवाई तो नहीं, उसका सेवन तो नहीं किया है। तो इस तरीके से उनकी चेकिंग हुई और फिर क्या हुआ, जिस जो एथलीट को गलती से गलत तरीके से उसको डोपिंग जो सेवन था वो कराया गया था, उस वजह से उसे बाहर निकाल दिया गया। यानी कि उसका जो ये जो ओलंपिक में जीतने का सपना था, उसकी जो मेहनत थी वो तो वहीं पे धरी की धरी रह गई। और ऐसा भी नहीं है कि अब उसने इस बार अगर डोपिंग का सेवन किया, यानी कि अगर उसने डोपिंग खाई है, तो ऐसा नहीं है कि वो नेक्स्ट ओलंपिक में जाकर खेल सकता है। नहीं, कुछ सालों के लिए प्रतिबंध कर दिया जाता है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया जाता है कि आप इतने सालों तक किसी भी ओलंपिक या फिर किसी भी स्पोर्ट्स गेम में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। इस तरीके से लगा दिया जाता है। ठीक है। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया डोपिंग का क्या था। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि एथलीट्स जानबूझकर लेते हैं, काफ़ी लोग जानबूझकर लेते हैं। अब जब चेकिंग इतनी स्ट्रिक्ट हो गई है तो वो तो लेते ही नहीं है, क्योंकि अब भाई उनको ओलंपिक से बाहर थोड़ी ना निकलना है। लेकिन हो सकता है कि कोई दुश्मनी में किसी को खिला दे, तो इसीलिए कहा जाता है कि कभी भी जब आप ओलंपिक खेलने जा रहे हैं या फिर कोई भी स्पोर्ट्स गेम खेलने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे किसी के बहकावे में आकर कोई दवाई वगैरह का सेवन ना करें। अगर कोई आपको खाने का पदार्थ दे रहा है तो उसे भी ना खाएं, दूसरे के हाथ से, खासकर अपने वर्कर से पूरे अच्छे तरीके से चेकिंग करवाएं और फिर किसी और से भी चेक करवा के फिर ही आपको उसका जो खाना है वो खाना चाहिए, वरना फिर आपके साल बर्बाद हो जाते हैं। तो ये था आपका डोपिंग, पूरा का पूरा मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब उसके बाद डोपिंग का जो है ना वर्गीकरण किया गया है, प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ और शारीरिक विधियां। प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ का क्या अर्थ होता है, यानी कि वे पदार्थों का सेवन जो हम कर रहे हैं जिससे कि हम अपने प्रदर्शन को बढ़ा सकते हैं, उसके लेवल को। जैसे कि अगर हमारे सामने अगर कोई एथलीट है और वो बहुत ताकतवर है, तो मैं सोचूं कि मुझे भी भाई इससे ज़्यादा ताकतवर बनना है और मैं भी अपना जो खेल है उसमें अच्छा अपना दिखाऊं कि हाँ मैं अच्छा खेल रही हूँ। तो मैं क्या करूँ, मैं डोपिंग का सेवन कर लूँ जिससे कि मेरा जो ताकत है, मेरा जो प्रदर्शन है वो बढ़ जाए। इसीलिए इनको कहते हैं प्रदर्शन बढ़ाने वाले पदार्थ। तो इसके अंदर ये काफ़ी सारे आते हैं, जैसे स्टेरॉइड्स आते हैं, बीटा 2 आता है, ठीक है, उत्तेजक आता है, काफ़ी सारे होते हैं, नशीली दवाएं आती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें ये आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर शारीरिक विधियाँ हैं, कुछ शारीरिक जो विधि होती हैं वो भी डोपिंग जो है वो करा सकती हैं। जैसे कि जो रक्त ब्लड डोपिंग होता है, जीन डोपिंग होता है, इस तरीके की काफ़ी सारी डोपिंग्स होती हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसमें डीप में क्वेश्चन कभी भी नहीं आएगा कि ये क्या है या फिर इसे एक्सप्लेन करो। तो ठीक है, यहाँ से क्लियर है प्रतिबंधित विधियाँ और प्रतिबंधित पदार्थ। तो इनके नाम आपको याद होने चाहिए। डोपिंग के जो अगर आपसे परिभाषा पूछें तो उसके बाद आप परिभाषा लिखने के बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं कि उत्तेजक और रक्त वन ब्लड डोपिंग, इस तरीके से तो सही होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ जो प्रभाव हैं वो दे रखे हैं कि जिस डोपिंग का हम
सेवन करते हैं उसके बाद जो प्रदर्शन पर प्रभाव है वो किस तरीके से पड़ता है, और ये हमारे खतरनाक भी होते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जो डोपिंग है उसका सेवन कर रहे हैं तो उससे खाली हमारे जो हम दिखा रहे हैं अपना कंपटीशन में जो भी हम कर रहे हैं उसी पे खाली प्रभाव पड़ेगा या फिर वही खाली इंक्रीज होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसके साथ साथ हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर कुछ नकारात्मक जो खतरनाक प्रभाव हैं वो भी पड़ते हैं इन दवाइयों के, तो इसलिए ये हमें इसलिए भी नहीं लेने चाहिए। ठीक है, तो ये आप रीड कर सकते हैं अच्छे से, बहुत ही ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका लास्ट आपका टॉपिक है शराब और मादक पदार्थ का सेवन से निपटना। यानी कि काफ़ी लोगों को लत होती है शराब पीने की, अल्कोहल पीने की, तो वो जो है वो भी एक नशीले पदार्थ के अंदर आती है और ये डोपिंग के अंदर भी आती है। अगर कोई व्यक्ति शराब पीकर ओलंपिक खेलने जा रहा है तो ऑफकोर्स उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि शराब का सेवन करना बहुत ही हानिकारक होता है हमारे शरीर के लिए, इससे काफ़ी सारे रोग हो सकते हैं। तो अगर किसी भी इंसान को ऐसा कुछ लग गया है, इसकी लत लग गई है शराब की, अल्कोहल की, कि उससे पिए बिना उससे रहा ही नहीं जा रहा है, तो कुछ हेल्प मांगने के यहाँ पे कुछ इन्होंने जो तरीके हैं वो बताएं। पहला है मदद मांगे, यानी कि अपने आसपास के व्यक्ति से, जो आपकी सगे संबंधी है, आपका कोई फ्रेंड है ऐसा जो कि आपकी हेल्प कर सकता है और उसको इस चीज़ के बारे में पता है, तो उससे हेल्प मांगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विषहरण। विषहरण क्या है? विषहरण एक ऐसी विधि है जो किसी व्यक्ति को शराब व अन्य मादक पदार्थ को लेने से रोकती है, यानी कि एक ऐसी विधि है ये। विषहरण क्या है? एक ऐसी विधि है कि कोई भी अगर व्यक्ति शराब पी रहा है, उसका सेवन कर रहा है, तो उसे रोकती है। ठीक है, और जो हमारा विषहरण होता है ये क्या होता है? ये धीरे धीरे जो हम ड्रग्स ले रहे हैं, यानी कि शराब के साथ जो ड्रग्स होते हैं, आप सभी ने सुना होगा कि ड्रग्स को बैन किया गया है हमारे देश से। तो क्या होता है, ड्रग्स का जो सेवन कर रहा है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई हमारे आसपास ड्रग्स का सेवन कर रहा है तो फ़ौरन इन्फॉर्म करें पुलिस को। ठीक है, साथ ही साथ ड्रग्स का सेवन करना बहुत 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 बड़ा जुर्म माना जाता है और उसके लिए जो जेल है उसकी सज़ा भी होती है। साथ ही साथ ये जो भी ड्रग्स की मात्रा लेते हैं तो विषहरण क्या करता है, धीरे धीरे उसको कम करने में शामिल होता है। ठीक है, तो ये एक उपाय है। फिर है व्यवहारजनक या फिर आचरण गत चिकित्सा, यानी कि किस इंसान के हम संपर्क में रह रहे हैं, कोई एक ऐसा परामर्शदाता हो जो कि हमें सही जो शिक्षा है वो दे, धीरे धीरे अच्छे से दे, हमारे जो मन में जो तृषा है एक शराब पीने के लिए उसको ख़त्म करे। उसके बाद है प्रेरक पूर्ण चिकित्सा। प्रेरक पूर्ण चिकित्सा यानी कि मोटिवेशनल इनरिचमेंट थेरेपी। ये क्या होता है? ये चिकित्सा मादक पदार्थ के सेवन लत को धीरे धीरे कम करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रिया में एक चिकित्सक अपनी व्यक्तिगत प्रेरणा व सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार द्वारा ड्रग्स के सेवन का विरोध करने के लिए बाध्य करता है। यानी कि अगर हम प्रेरक पूर्ण चिकित्सा ले रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एक जो चिकित्सक होता है वो व्यक्तिगत तरीके से हमें सहानुभूति देता है, सिंपैथी देता है और हमारे साथ एक अच्छा व्यवहार करता है, जिससे कि वो हमें सिखाता है कि जो ड्रग्स हैं वो लेना बहुत बुरी चीज़ है, उससे हमें बीमारी लग सकती है और इसके चलते हम इस आदत को छोड़ देते हैं। उसके बाद है औषधि पूर्ण, यानी कि जो भी हम अपनी मेडिसिन ले रहे हैं उससे भी हम इसको छोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम शराब पी रहे हैं, किसी को लत है शराब पीने की, तो अगर वो मेडिसिन ले रहा है और उससे भी उसका जो छुटकारा है, उसकी लत का छुटकारा हो सकता है। लेकिन हमेशा ये प्रेफर किया जाता है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं इससे छुटकारा पाने के लिए, तो आप किसी परामर्शदाता से परामर्श लें और उसी के बाद लें, उससे ये ज़्यादा जो है फ़ायदेमंद रहता है। फिर है शांत सामाजिक नेटवर्क बनाए रखें, यानी कि अपने आसपास के जो मित्र है या फिर जो भी अपने फ्रेंड्स है, संबंधी है, उनके साथ वैसा ही व्यवहार रखें। यानी कि फॉर एग्जांपल ऐसा ना हो कि आप अगर शराब पी रहे हैं और आपका मित्र भी शराब पी रहा है तो आप उसके संपर्क में रह रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप शराब पीते हैं और आपका कोई मित्र है जो ऐसा शराब पीने वाला है तो उससे दूरी बना कर रखें, क्योंकि ऐसा होता है कि संगत का बहुत बुरा असर पड़ता है, सुना है आप सभी ने, तो एक ये पॉइंट हो जाएगा। फिर है ध्यान बांटने देने वाली जो क्रियाएं हैं वे स्वयं में शामिल करें, यानी कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिससे कि हमारा ध्यान बढ़ता है। फॉर एग्जांपल टीवी देखें, टीवी देखने में कोई बुराई नहीं होती है, शराब पीने से अच्छा है कोई मूवी देखें और कहीं घूमने जाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ आपस में बातचीत करें, पढ़ाई करें, काफ़ी सारी चीज़ होती हैं, ऐसी क्रियाएं करें जिससे कि आपका ध्यान जो है वो बढ़ जाए। फिर नेक्स्ट है आपका अपने मित्र से दूर रहें जो मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है, जो मादक पदार्थ का सेवन कर रहा है उससे दूर रहना है। उसके बाद अपने करीबी मित्र व परिवार का सहारा लें, यानी कि जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है, जो आपके क्लोज है, जो भी आपका रिलेटिव है, ऐसा जो भी आपसे बहुत अच्छा संपर्क रखता है, उससे अपनी जो व्यथा है उसको बताएं, तो उससे क्या होगा,
आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको कहीं ना कहीं से मिलेगा। उसके बाद है ड्रग व शराब को छोड़ने के लिए अपने मित्र व संबंधियों को सूचित करें। सेम वही था ये तो, ठीक है। तो यहाँ से आई थिंक आपका चैप्टर, हाँ आपका चैप्टर यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ये वाला चैप्टर नंबर 10 आपका। एंड ये काफ़ी ही इजी था, बहुत मस्त चैप्टर है ये। इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं, एक दो क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा आपको 2 और 3 नंबर में, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाना और कोई डिफिकल्टी नहीं है। और अगर कोई भी दिक्कत हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अभी फटाफट से बताओ। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, नाम है यूनिक क्लासेस के नाम से, एंड उसकी लिंक मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और साथ ही साथ बता दूं कि अभी आपका फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है, तो उसके बाद थोड़ी दिनों बाद आपका क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा, तो उसकी तैयारी भी हमारे चैनल पर आपको कराई जाती है। तो इसीलिए फटाफट से सब्सक्राइब कर लें, साइड में जो बेल आइकन उसे कर दे प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। एंड सब्सक्राइब क्यों करना है, बिकॉज अभी तो आपकी क्लास 11th की तैयारी हो रही है, एंड क्लास 11th के एग्जाम खत्म होती है, आप क्लास 12th में एंटर कर जाएंगे। और क्लास 12th के लिए भी आपको इन्हीं सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमारे चैनल पर आपको बहुत सारा मटेरियल जो है प्रोवाइड है, टर्म 1 के लिए भी एंड टर्म 2 के लिए भी। तो इसलिए सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड लाइक शेयर एंड जो कमेंट है वो तो करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।